हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड फिजिक्स कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। खासकर एमएड बैच के लिए वीडियो है बच्चों। तो इस वीडियो में जितना भी मैं लिखवाऊँगा आप उसे नोट्स में लिखेंगे। जब भी आपका ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होगा उस दिन मैं आपके नोट्स को चेक करूँगा कि आपने इसको लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जो जो इस वीडियो में बताने वाला और लिखवाने वाला उसको लिखेंगे आप। स्क्रीन पॉज करके बीच में लिखते रहेंगे आप लगातार, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो मैटर, मैंने कहा मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके अंतर कैसे इनका नाम रखा गया? इनका नाम रखा गया इनके अंदर मौजूद प्रॉपर्टीज की वजह से। तो हम लोग बनाएंगे एक टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ, अगर मैटर लिखें तो बनाएंगे टेबल। उसमें पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज, पहले कॉलम में लिखेंगे प्रॉपर्टीज, दूसरे कॉलम में लिखेंगे सॉलिड, उसके बाद लिखेंगे लिक्विड और बगल में लिखेंगे गैस। प्रॉपर्टी का कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा, बाकी तीनों कॉलम छोटा रहेगा। सबसे पहला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पर आप फुल फॉर्म लिखेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तो सबसे ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है? सॉलिड में। तो हाई, मॉडरेट और ये हो गया लो। क्लियर अपने को? दूसरी प्रॉपर्टी, अगर बात करें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में। मॉडरेट मतलब हो गया कि सॉलिड से ज्यादा होगा पर गैस से क्या होगा? कम। और सबसे अधिक किस में होता है? गैस में। अगर बात करें शेप और साइज की, शेप एंड साइज, तो ये हो जाएगा आपका डिफिनिट, ये हो जाएगा इनडिफिनिट और ये भी क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इसका डिफिनिट, इसका भी डिफिनिट और इसका हो जाएगा इनडिफिनिट। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस वॉल्यूम कुछ भी ले सकता है पर लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। किसी भी कंटेनर में आप रखें, शेप और साइज इन दोनों का डिफिनिट होगा। जैसा कंटेनर का शेप वैसा शेप ले लेंगे, पर सॉलिड का शेप और साइज क्या डिफिनिट होता है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस मतलब रिगेन करने की क्षमता, इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो बल्क मॉडुलस सॉलिड का क्या होता है? सबसे ज्यादा, हाई। इसका मॉडरेट और इसका बहुत लो होता है। एरो मत बनाइएगा, एरो बनाया है आपके लिए ताकि आप को दिखे कि सामने सामने कौन लिखा हुआ है। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होगा? गैस, हाई, मॉडरेट और इसका बहुत लो होता है कंप्रेसिबिलिटी। अगर बात करें हम मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी अगर देखा जाए, इसका होता है मैकेनिकल एनर्जी आपका सबसे, अगर देखा जाए तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है काइनेटिक से, इसका काइनेटिक बहुत ज़्यादा होता है पोटेंशियल से। इसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मूव करें, काइनेटिक बहुत ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। और लिक्विड का अगर देखें तो इसका के ज़्यादा होता है यू से। अगर बात करें एंट्रोपी की, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, लो, मॉडरेट और ये क्या हो जाएगा? हाई। अगर बात करें स्पीड ऑफ साउंड की, तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड में, हाई, यहां मॉडरेट और सबसे कम साउंड की स्पीड किसमें होती है? गैस में, लो। अगर बात करें थर्मली एग्जिस्टेंस की, कि टेम्परेचर हाई पे कौन एग्जिस्ट करता है, लोअर पे कौन एग्जिस्ट करेगा? थर्मल एग्जिस्टेंस। तो ये सॉलिड स्टेट जो होता है, जो सॉलिड होता है वो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। गैस जो है वो, सॉरी लिक्विड जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है और गैस जो है ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड की। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब अगर बात करें जरा हम लोग सॉलिड कुछ और टर्म्स की बात करें, सबसे पहला टर्म पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब ये है बॉडी की वो प्रॉपर्टी
जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद बॉडी खुद को क्या करे, पूरी तरह से रिगेन कर ले। अगर 100% रिगेन करेगा तो उसे बुलाएंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, और रिगेन कर लिया सिंपली उसको इलास्टिक बॉडी बुलाते हैं। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे आप लोग, ध्यान सुनिएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it regains its original shape and size after the removal of deforming force is called elasticity. It is a material property. एग्जाम्पल की बात करें तो क्वार्ट्ज एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है बॉडी की प्रॉपर्टी जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद बॉडी खुद को क्या कर सके, रिगेन कर सके, उसे क्या बुलाते हैं, इलास्टिसिटी। और जो बॉडी ये प्रॉपर्टी शो करे उसे क्या बुलाएंगे, इलास्टिक बॉडी। लिख लीजिएगा, एंड द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी, नीचे लिखेंगे इसके, एंड द बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा, सुनने पे ज्यादा फोकस करेंगे तो और अच्छा है आपके लिए। अगर बात करें इलास्टिक लिमिट, क्या है कि हर बॉडी एक पर्टिकुलर फोर्स तक लगने के बाद खुद को रिगेन तो कर लेती है, पर एक लिमिटिंग फोर्स के बाद और लगाओगे तो टूट जाएगा। जैसे अगर आपने दरवाजे पर एक मुक्का मारे तो वो जरूरत नहीं टूटेगा, पर अगर उस पर हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब एक लिमिट तक हर बॉडी इलास्टिक बॉडी प्रॉपर्टी शो करेगा, पर उस लिमिट ऑफ फोर्स के बाद बॉडी क्या बन जाती है, प्लास्टिक। तो जिस लिमिट तक बॉडी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे क्या बुलाते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्या बुलाते हैं उसको, इलास्टिक लिमिट बुलाएंगे, इलास्टिक लिमिट। इसमें लिखो, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ बॉडी कैन रिगेन इटसेल्फ इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। फिर से बोलेंगे, द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ बॉडी कैन रिगेन इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। फिर से सुन के लिख लीजिएगा अगर आप एक बार नहीं लिख पा रहे हैं तो। ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी के साथ साथ शेप और साइज की भी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर अपने को भाई, वायर पतला है और वायर मोटा है तो मोटा वाला वायर ज्यादा इलास्टिक लिमिट लेके आएगा, अधिक देर तक सह पाएगा, और जो पतला वाला वायर है उसका इलास्टिक लिमिट क्या होगा, कम। अगला टॉपिक है इलास्टिक फटीग। लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से कई बार बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या करता है, खो देता है। किसी तार को बार बार खींचते रहें, अगर देर तक खींचेंगे तो कुछ देर बाद अपने आप वो वापस रिगेन नहीं करेगा, उसी लेंथ में आ जाएगा। किसी रबड़ को आप बार बार खींचते रहेंगे 1 आध घंटे तक तो कुछ देर बाद रिगेन नहीं करेगा। तो लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर क्या करता है, खो देगा। इसी को क्या बुलाते हैं, इलास्टिक फटीग। लिखेंगे, द delay in regaining the original shape and size after the removal of deforming force is called its elastic fatigue। इसका एग्जाम्पल दें अगर तो ब्रिज रिनोवेशन जो होता है, कुछ सालों बाद हर ब्रिज को फिर से रिनोवेट करना पड़ता है, क्योंकि लगातार उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से वो अपना इलास्टिक बिहेवियर क्या करता है, खो देता है। इसीलिए उसको कुछ सालों बाद फिर से रिनोवेट करना पड़ता, तोड़ के बनाना पड़ता है। घरों के साथ भी ऐसा करना पड़ता है।
उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा गया, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, अगला टॉपिक है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कई बार फोर्स लगाने के बाद बॉडी खुद को तुरंत रिगेन नहीं करती, अगर वो, इसे इलास्टिक फटीग बुलाएंगे, इसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बुलाया जाएगा। यह है आपका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। यह है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है तो डिले, क्योंकि कुछ बॉडी तुरंत खुद को रिगेन नहीं करती, उसे बुलाते हैं। तो अगर बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा और खुद को तुरंत रिगेन नहीं करेगा, उसे क्या बुलाएंगे, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक फटीग का मतलब होता है लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से बॉडी खुद को अपना इलास्टिक बिहेवियर खो देती है, उसे क्या बुलाते हैं हम लोग, इलास्टिक फटीग। तो अगर इलास्टिक फटीग की बात करें, बोला है मैंने, पर डेफिनेशन मैंने इसका लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के तुरंत बाद खुद को रिगेन अगर नहीं करती है, कुछ देर बाद रिगेन करेगी, तो उसे बुलाते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। लेकिन अगर लगातार डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद बॉडी खुद को रिगेन न कर पाए या अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी खो दे, उसे क्या बुलाया जाता है, उसे बुलाते हैं हम लोग इलास्टिक फटीग। क्या बुलाते हैं उसको हम लोग, इलास्टिक फटीग बुलाया जाता है। तो इलास्टिक फटीग लिख लीजिएगा, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स due to continuous application of deforming force, a body loses its elastic behavior. It is called elastic fatigue। ठीक है ना, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। अब जरा बात करते हैं स्ट्रेस का। स्ट्रेस होता है आपका द रेशियो ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस को अगर स्मॉल एस एस लिख लूं मैं, तो ये हो गया आपका डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। अगर बात करें इसके एसआई यूनिट की, तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रेशर जैसा ही है। डायमेंशन की बात करें तो ml इनवर्स T-2। क्वांटिटी ये टेंसर होती है। टेंसर मतलब रिक्वायर्स, टेंसर क्वांटिटी है जिसका मतलब रिक्वायर्स मोर देन वन डायरेक्शन टू बी डिफाइंड। अगर कोई भी क्वांटिटी एक डायरेक्शन से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है डिफाइन करने के लिए, उसको, उसे क्या बुलाते हैं हम लोग, टेंसर क्वांटिटी। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अगर बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने तरह के स्ट्रेस, जरा उसकी बात की जाए। तो स्ट्रेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही हम लोग शियर स्ट्रेस भी बुलाते हैं, शियर। जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब डिफॉर्मेशन लेंथ में आया तो क्या बुलाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल। और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, यानी वॉल्यूम में अगर चेंज आया तो क्या बुलाएंगे उसको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपने आप में दो तरह का होता है, एक होता है टेंसाइल और एक होता है कंप्रेसिव। तो कुल दो तरह के होते हैं और आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स परपेंडिकुलर है, पर यहाँ डिफॉर्मिंग टेंजेंशियल मतलब क्या है, पैरेलल है। तो दो डायरेक्शन हो, तो अगर दो डायरेक्शन चाहिए किसी को डिफाइन करने के लिए, कैसी क्वांटिटी होगी वो, टेंसर। याद रहे लॉन्गिट्यूडनल जो है, लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर, लॉन्गिट्यूडनल सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, सॉलिड में, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में देखने को मिलेगा, और ये भी सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, सॉलिड में। ये चार्ट बना लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। तो पहले बात करें नॉर्मल स्ट्रेस की, तो डेफिनेशन तो वही है, स्ट्रेस की डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस की खासियत ये है कि यहाँ जो फोर्स होगा, जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा उसमें जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर, तो पैदा होने वाले स्ट्रेस का नाम क्या रखा गया, उसको रखा गया नॉर्मल स्ट्रेस। क्या रखा गया उसका नाम, नॉर्मल स्ट्रेस। बाकी यूनिट डायमेंशन प्रॉपर्टी सब सेम है। इसका पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो लिखो, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स, लिखेंगे जरा, लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखिए। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स कॉजेज डिफॉर्मेशन in the length of the body, if deforming force causes deformation in the length of the body, अगर deforming force body के length को deform कर रही है, if deforming force causes deformation in the length of the body, the stress developed is called longitudinal stress। तब जो stress पैदा होगा उसे क्या बुलाएंगे, longitudinal stress बुलाया जाएगा। तो longitudinal stress के लिए परपेंडिकुलर फोर्स होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन का होगा, और ऐसा स्ट्रेस जिसमें लेंथ में चेंज आए। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कॉजेज डिफॉर्मेशन इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, द स्ट्रेस डेवलप्ड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नीचे लिखिए उसके, इफ लेंथ इंक्रीजेस, इफ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ इंक्रीजेस, द स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। इफ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, if due to deforming force length increases, stress is called tensile stress, and if due to deforming force length decreases, stress is called compressive stress। दूसरा लिखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसको लिखो, if deforming force causes deformation in the volume of body, if deforming force causes deformation in the volume of body, if deforming force causes deformation in the volume of body, the stress developed is called volumetric stress। the stress developed is called volumetric stress। आपके सिलेबस में अक्सर कंप्रेशन होगा, इसका एक्सपेंशन नहीं होगा। ओके ओके, तीसरा लिखो टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका टाइप नहीं है वो, अगर इसको पहला लिखे हो तो टेंजेंशियल को दूसरा लिख सकते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो मान ले एक क्यूब है कुछ ऐसा, जिसका लोअर हिस्सा हम लोगों ने फिक्स कर दिया, और यहां इस हिस्से पे मान ले एक फोर्स लगाया, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस PQRS नाम के फेस पे, जिसको पैरेलल फोर्स बुलाएंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कुछ यूं कि ये हल्का हल्का क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। तो अगर मान लें ये फाई से बेंड हुआ, ये भी कितने से बेंड होगा, फाई, ये भी कितने से, फाई, और ये भी कितने से होगा, फाई।
तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको हम लोग शियर स्ट्रेस भी बुलाते हैं, वो हो जाएगा पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया। और कौन सा एरिया? जिस फेस के टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया है वो वाला एरिया। तो डायग्राम बनाइए और इसको लिख लीजिए। ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे गत्ता तोड़ा जाता है, गत्ता तोड़ने का मतलब उसको चिपटा करना। तो गत्ते को अगर चिपटा करना है तो आपको ऐसे ही एक टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये हो गए बेसिकली स्ट्रेस के टाइप आपके। एक एक करके इन सबको आगे देखेंगे हम लोग, जो कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के टर्म में आएगा। ठीक है ना? चलिए ओके, अब जरा बात किया जाए आपसे स्ट्रेन के बारे में। लिखो, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज change in configuration to the original configuration। change in configuration मतलब उसका शेप और साइज। change in configuration to the original configuration। ये इसका फॉर्मूला है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। नीचे लिखेंगे, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। देखो, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? तो ये हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना? मान ले एक वायर है जिसकी लेंथ है L, जिससे मान लेते हैं कि F नाम का एक फोर्स लगाया गया, जिससे इसके लेंथ में हल्का सा मान ले चेंज आए, कितने का? डेल्टा L का। तो अगर चेंज इन लेंथ देखें तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? L प्लस डेल्टा L। इनिशियल कितना है? L। ये आ गया डेल्टा L। तो यहाँ से अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखें तो ये हो गया आपका डेल्टा L अपॉन L। पॉजिटिव आने का मतलब है कि चेंज इन लेंथ में लेंथ बढ़ा है, और नेगेटिव आने का मतलब होता है कि स्ट्रेन का घटा है। लेंथ अगर घटेगा तो नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव आए मतलब क्या है? लेंथ बढ़ा है। तो लिख लीजिएगा इसको, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। इसी को लिख सकते हैं लीनियर स्ट्रेन। क्या बुलाते हैं इसी को? लीनियर स्ट्रेन भी बुलाया जाता है। ओके, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको बल्क स्ट्रेन भी बुलाया जाता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम
टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। मान ले कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसको किसी लिक्विड में रखा गया। लिक्विड में क्यों रखा गया? बिकॉज लिक्विड इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लगा रहा होगा। तो लिक्विड इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लगाएगा तो इसके वॉल्यूम में हल्का सा क्या है, चेंज आएगा। तो मान नई वॉल्यूम कुछ इतनी हो गई, तो पहले था V, अब हो गया V डैश। मान ले चेंज कितने का आया, डेल्टा V का। तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखें तो वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। फाइनल कितना है, V माइनस डेल्टा V, बिकॉज घटा है। इनिशियल कितना है, V अपॉन V, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा V बाई V आ गया। ये आ गया फॉर्मूला। माइनस यहाँ याद रखिएगा कॉन्सेप्ट का साइन है, मतलब कॉन्सेप्चुअली आया है, फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है, कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। माइनस का यहाँ मतलब है कि क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर बलून को फुलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या लिखते हैं, प्लस। यहाँ घट रहा है इसलिए क्या आया है, माइनस। ठीक है ना, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। तीसरा, अगर बात करें टेंजेंशियल स्ट्रेन की, टेंजेंशियल स्ट्रेन को हम लोग शियर स्ट्रेन क्या बुलाते हैं, शियर स्ट्रेन भी बुलाया जाता है। तो मान लो एक फोर्स लगाया जाए, एक पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो हल्का हल्का ये बेंड होगा। तो अगर मान ले ये बेंड हुआ फाई, तो ये भी कितने से बेंड होगा, फाई। ये भी कितने से होगा, फाई, और ये भी कितने से होगा, फाई। मान ले अगर ये वाला डिस्प्लेस हुआ एक्स, ये भी कितना डिस्प्लेस होगा, एक्स। ये भी एक्स और ये भी कितना होगा, एक्स, और लेंथ कितनी मान ले इसकी, एल। तो अगर यहाँ से डिफाइन किया जाए शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन एक्चुअली अगर देखें तो 10 फाई, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का 10 फाई ले तो ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस। सिंस डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, सिंस डिफॉर्मेशन इज वेरी, अगर डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल है तो क्या 10 फाई लगभग फाई के बराबर हो जाएगा, और 10 फाई लगभग अगर फाई के बराबर हो गया तो क्या फाई बराबर एक्स बाई एल आ जाएगा। तो इसी फाई बराबर एक्स बाई एल को क्या बुलाते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन। इसी का नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेन, या इसी को बुलाते हैं हम लोग शियर स्ट्रेन। डायग्राम बनाइए और लिख लीजिए इसको। तो 3 तरह के स्ट्रेन हो गए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर फिर आगे बात करेंगे हम लोग। स्क्रीन पॉज कर लिख लीजिएगा, और कुछ चीज़ें क्लियर ना हो तो फिर से देख लीजिएगा।